इसका लेक्चर नंबर क्या है? 40। अच्छा, कल जो है मैंने वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसको स्टडी कर लिया था। आज हमने जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उसको स्टडी करना है। तो अगर ब्लैक बॉडी जो है इसकी सरफेस कंप्लीटली ऑब्जर्व कर ले इंसिडेंट रेडिएशन को और जो अमिट करे रेडिएशन तमाम डायरेक्शंस के अंदर एट ऑल वेवलेंथ्स, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? दैट इज़ ए कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन का है ये कंसिस्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो कल हमने ग्राफ्स के अंदर देखा था। तो जो ब्लैक बॉडीज रेडिएट करती हैं मोर देन कूल वंस एट ईच वेवलेंथ। ठीक है, कुछ ब्लैक बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा रेडिएट करती हैं कूलर टेम्परेचर्स के ऊपर, हर वेवलेंथ के ऊपर, और कुछ ब्लैक बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा हाटर टेम्परेचर जो हैं उनके ऊपर रेडिएट करती हैं। तो रेडिएट एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है विद द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये आपको पता है, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी जो रेडिएंट एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जो पीक ऑफ रेडिएशन कर्व है वो मूव करता है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। अगर आप कल वाला ग्राफ देखें तो जूं जूं पीक बढ़ती जाती है वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाती है। तो इसका मतलब है कि द पीक ऑफ रेडिएशन कर्व, तो जो पीक है आपके पास रेडिएशन कर्व की, मूव्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करती है। व्हेन द टेम्परेचर of black body increases, as shown in previous graphs. As shown in previous curves या graphs, वो जो लास्ट मैंने कल फिगर बनाई थी, ठीक है, उसमें आप देख लें कि वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो जा रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेडिएशंस हैं हॉटर ऑब्जेक्ट्स की
उनकी पीक्स जो हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ्स के ऊपर आती है। यानी कि जितना हॉट होता जाएगा उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी, यानी कि जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी, उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होता है और एफ जो होता है वो सी ओवर लैम्डा के बराबर। ये रिलेशन होता है ना, यही होता है। और इसमें एफ क्या होता है, सी ओवर लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एच सी ओवर लैम्डा। वेवलेंथ के साथ एनर्जी का इनवर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है, हैंस रेडिएशन फ्रॉम हॉटर, जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स हैं, पीक्स एट शॉर्टर लैम्डा, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर पीक करता है। तो अब जो आपके पास ये वेवलेंथ और टेम्परेचर की प्रोडक्ट है, अगर ये कांस्टेंट हो, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एंड टी इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो ये रिलेशनशिप जो है इसको हम क्या कहते हैं, वीन्स लॉ। दिस रिलेशनशिप is known as वीन्स लॉ। तो इसको हम वीन्स लॉ का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कह रहे हैं कि इक्वेशन ए। और यहाँ पर ये जो हमने कांस्टेंट है इसको हमको क्या देते हैं, नाम दे देते हैं बी। लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू बी, और बी कांस्टेंट यहाँ पर बराबर होता है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन के बराबर होता है। तो आप जो ब्लैक बॉडी कर्व हैं, अगर आप वो पिछली फिगर खोल के देखें उसको, तो वहाँ पर जो है डिफरेंट टेम्परेचर की पीक्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे हैं। यू कैन चेक इट इन द प्रीवियस ग्राफ, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। इस लॉ से भी आपको नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ अगर मैं टी को उस तरफ ले जाऊं तो वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लैम्डा मैक्स is inversely proportional to 1/t। तो इसका मतलब है जो वेवलेंथ ऑफ पीक है ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, यानी कि जो पीक आ रही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की, वो आप एक्चुअली आपको मैयर दे रही है किसका, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी का। उससे पता आपको चल रहा है कि ब्लैक बॉडी जो है उसका क्या टेम्परेचर है उसी पीक से। सो कंक्लूडिंग रिमार्क में हम ये कह सकते हैं कि द वेवलेंथ के जो वेवलेंथ है आपके पास ऑफ द पीक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की है, कर्व गिव्स ए measure of
टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इसी वेवलेंथ से आपको ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का पता लगता है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगा। वो नहीं, मिसाल लेते हैं वो कोयले की, शुरू में रेड होता है, टेम्परेचर कम होता है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फिर उसके रंग चेंज होते जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहता है, एंड पे जाकर बिल्कुल राख बन जाती है सफ़ेद रंग की, मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पे जाके टेम्परेचर। तो जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पर वेवलेंथ सबसे शॉर्ट हो जाती है। वाइट कलर जो होता है उसकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बता रहा है, यही चीज़। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हैं, फिर वो इसका मतलब है कि वो फंक्शन है वेवलेंथ की फॉर वेरियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। और ईच कर्व जो है उसके लिए एक अलहदा पीक आती है एक अलहदा टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप उन कर्व्स को दोबारा देखें तो वीन्स लॉ डिस्क्राइब करता है शिफ्ट ऑफ दैट पीक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब इनमें जो शिफ्ट आ रही है, देखें ना, हर कर्व जिस कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के अगेंस्ट आपने बनाया है, हर कर्व की शिफ्ट जो है वो अलग है। तो वीन्स बेसमेंट लॉ बेसिकली ये जो शिफ्ट आ रही है इनकी पीक्स के अंदर, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो द वीन्स लॉ describes the shift, ठीक है, वीन्स लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है शिफ्ट ऑफ दैट पीक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा जी, उसके बाद अब ज़रा हम देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास एनर्जी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वीन्स लॉ हो गया। उसके बाद इसी की एक और फॉर्म पढ़नी है जिसको हम कहते हैं, ये तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था ना, एक होता है वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, वो भी हम इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास जनरल स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो क्या है, वो एनर्जी एमिटेड है बाय एन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, वही जो हमें पीछे हमने ग्राफ बनाया था। खैर मैं फिर एक दफ़ा बना के दिखाता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर आप कहें कि ये लैम्डा इस तरफ, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है और इसके अंदर इसके साथ मिल रहा है। अब जो आपकी यहाँ पर पीक्स आ रही हैं, देखें ये एक पीक आ रही है इधर, इसको हम कहेंगे लैम्डा मैक्स। ये वाली जो पीक आ रही है इधर, ये लैम्डा मैक्सिमम की पीक आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इंटेंसिटी है और यहाँ पर ये लैम्डा है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि मैंने किसी टेम्परेचर किस पे बनाया है, ग्राफ 58,000 केल्विन के ऊपर।
तो अब ये वाला जो ग्राफ था इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट्स जो हैं वो किए गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली मसला ये आ रहा था कि ये जो ग्राफ आ रहा है इसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, यानी कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो एक तरह की नहीं है, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। और वो वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि जो इसके अंदर रेडिएशंस निकल रही हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट एनर्जीज सेम नहीं है। अगर सेम होती तो फिर सीधी लाइन आ जाती, लेकिन ये पहले बढ़ा फिर कम हुआ, यानी कि पहले जब वेवलेंथ बढ़नी शुरू हुई तो इंटेंसिटी बढ़ी, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम तक वेवलेंथ आई उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू होगी, यानी कि एक तरह का बिहेवियर जो है वो आपको नहीं मिल रहा। तो इसी ग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए वीन्स ने एक और लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो वीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है यूज टू डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दिस लॉ इज यूज्ड टू describe the spectrum of black body radiations. तो ये लॉ जो पहली दफ़ा ड्राइव्ड हुआ था 1986 के अंदर। वीन ने इसको वीन ड्राइव्ड इट इन 1896 में इसको ड्राइव किया था। तो जो इक्वेशन ऑफ वीन्स लॉ की ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है शॉर्टर वेवलेंथ रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, but it fails accurately to fit for the region of long wavelengths, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मसला था, इसका लॉ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के साथ एग्री कर रहा था, यानी कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था, इसके लॉ से जो स्पेक्ट्रम की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही थी, वो जो डेटा आ रहा था एक्सपेरिमेंटल, उसके अंदर शॉर्टर वेवलेंथ्स के साथ तो वो ठीक था, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ वीन्स लॉ, ये जो इक्वेशन है वीन्स लॉ की, एक्यूरेटली describe the shorter lambda region, यानी कि वेवलेंथ रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, but it fails, लेकिन ये फेल हो गया टू द रीजन ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ के रीजन के ऊपर ये
फेल हो गया। यानी कि वीन्स का ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था ये सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ जो है उनको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब इसकी जो इक्वेशन है इस वीन्स लॉ की जो उसने ड्राइव की उस वक्त, तो वो क्या थी, द इक्वेशन ऑफ वीन्स लॉ इज, अब जो इक्वेशन है आपके पास वीन्स लॉ की वो आई ऑफ लैम्डा टी 2hc क्यूब लैम्डा 5 e की पावर माइनस hc लैम्डा के टी। तो इससे इसको लिख लिया रीअरेंज करके, लैम्डा कामा टी इज इक्वल टू 2hc क्यूब लैम्डा माइनस 5 e की पावर माइनस hc लैम्डा के टी। इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो आई ऑफ लैम्डा टी है ये एनर्जी है पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। आई लैम्डा ऑफ टी, व्हाट इज दिस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ एमिटेड जो कि एमिट हो रही है एट लैम्डा, और T इज टेम्परेचर। और T जो है ये टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, H प्लांक कांस्टेंट है, और K क्या है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है E की पावर माइनस hc ओवर लैम्डा के टी, इस इक्वेशन के अंदर ये वाला, ठीक है, ये क्या फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। द फैक्टर e की पावर माइनस hc ओवर लैम्डा के टी, ये जो फैक्टर आ रहा है इस इक्वेशन में बिकम्स लार्ज, ये बढ़ जाता है, बिकम्स लार्ज फॉर शॉर्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। जब शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये मोर कंट्रीब्यूट करेगा और ओवरकम कर जाएगा जो फैक्टर है लैम्डा 5 का, जो कि माइनस लैम्डा 5 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये लार्ज हो जाता है
तो ई की पावर माइनस एच सी लैम्डा के टी डोमिनेट्स द फैक्टर लैम्डा माइनस 5। तो ये डोमिनेट कर जाएगा फैक्टर लैम्डा माइनस 5 को। तो लिहाजा अब इक्वेशन जो है, जो ये वाली इक्वेशन आपने लिखी थी, इसको कह दें कोई इक्वेशन नंबर 1। तो इसके मुताबिक इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इसके अंदर से जो लैम्डा 5 वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी फिर। तो आई ऑफ लैम्डा कामा टी क्या आ जाएगा, 2hc³ ई की पावर माइनस एच सी ओवर लैम्डा के टी, ये आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता लगता है कि जो शॉर्टर वेव लेंथ है उससे आई ऑफ लैम्डा टी जो है वो इंक्रीज़ करती है विद लैम्डा, यानी कि जितना लैम्डा बढ़ाते जाएंगे उससे शॉर्टर वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि इट शोज एट शॉर्टर लैम्डा आई ऑफ लैम्डा टी increases with increase of lambda। ये इंक्रीज होगा इंक्रीज ऑफ लैम्डा से। अब अगर आप ये सपोज करेंगे, यहां पर तो हमने कहा कि ये फैक्टर बहुत लार्ज हो गया। अब अगर हम ये सपोज करेंगे ये फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो अगर ये फैक्टर जो है माइनस एस टी ओवर लैम्डा के टी बिकम्स वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल हो जाए फॉर हाई वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो फिर लैम्डा माइनस 5 फैक्टर डोमिनेट्स। तो फिर ये वाला फैक्टर लैम्डा माइनस 5 वाला फैक्टर डोमिनेट। तो फिर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, वो आ जाएगी आई ऑफ लैम्डा कामा टी 2hc³ लैम्डा माइनस 5। तो इसका मतलब है कि जो हायर वेव लेंथ्स हैं, इट शोज एट हायर वेव लेंथ्स, हायर वेव लेंथ्स के ऊपर आई लैम्डा ऑफ टी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के इंक्रीज होने से। तो अब जो पीक वैल्यू है इस कर्व की, उसको डिटरमिन करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है और इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर ये आपको जब सॉल्व करते हैं तो किस पर करते हैं, लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर। सॉल्व ये जाके किसके ऊपर होता है, लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर ही होता है। और वही आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू बी, जब इसका आप डेरिवेटिव लेके सॉल्व करते हैं। तो ये रिलेशन जो होता है इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो ये निकलता किससे है, वीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही ये निकलता है।
जहाँ पर हमने एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फैक्टर को लार्ज करके देखा है और एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फैक्टर को स्मॉल करके देखा है। तो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ये एक गुड एक्सप्लेनेशन है रेडिएशन कर्व की। तो वीन्स लॉ जो है इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये फिट करता है ओनली फॉर शॉर्टर वेवलेंथ रेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन कर्व्स इन द हायर वेवलेंथ रेंज जब वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्लॉट किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। आप देखें ना कि ये फैक्टर जो लिया है इसके लिए लार्ज और स्मॉल के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ निकल रही हैं, वैल्यूज़ एक जैसी नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये लॉ जो है ये सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर एग्री कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये एग्री नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये एक इशू था इस लॉ के अंदर। तो इसलिए वीन्स लॉ जो है ये कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए अब ये इसने शॉर्टर पे वेवलेंथ पे किया डिस्क्राइब, अब लॉन्गर के ऊपर करने के लिए फिर रेले जीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। वो फिर कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है।